Assalamu alaikum, first year class. I hope you all fine. We are doing chapter 5, that is network communication and protocols. Today, the topic we are going to do is data communication standards, or to whom we call protocols. Up till now, we have discussed different types of networks that can be established using different devices. We also learned in our previous lecture different types of network topologies, designs or arrangements that can be adopted or that can be opted for connecting different devices to each other. अभी जो different network topologies हमने last time पढ़ी, ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पर्सनल एरिया नेटवर्क में ही डिवाइसेस को इन शेयर्स में अरेंजमेंट्स में कनेक्ट करें, या सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो एक रूम या एक यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर होता है, उसमें ही डिवाइसेस को किसी एक शेप में अरेंजमेंट दें. We can connect computers in different in one of the network topology, or by mixing more than two network topologies in one wide area network as well. What happens if more than one computers or more than 10 or 100 or 1,000 computers are connected to each other and they are transferring data to each other at the same time? Data may collide to each other and it will cause loss of signal. But it means there must be some standards and rules जिसको हर डिवाइस को और हर नोड को फॉलो करना जरूरी होता होगा. उसके अलावा जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसके बनाने में कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर इन्वॉल्व होंगे कि जिसकी वजह से जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो फास्ट भी हो और एक्यूरेट भी हो. इट मींस कि डेटा जो है विदाउट लॉस जो है जो सेंडर ने डेटा भेजा है वो एज इट इज़ जो है वो रिसीवर रिसीव करे. सो टू कॉप अप सच situations, data communication standards are developed, and we already discussed that data communication is actually transfer of data from one device to another device, and devices may be located at the same place, which means कि source और destination जो है वो एक ही जगह पे भी हो सकती है. इसके अलावा जो destination है वो किसी remote location में कहीं दूर भी हो सकती है. अब दोनों किस्म में जो है वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं, बिकॉज विदाउट standards and without protocols or rules or regulations, effective communication is not possible between the nodes which are part of data communication. Right. And these rules and regulations, or we can say specifications, are called data communication standards, और हम इनको protocols भी कहते हैं. And these protocols are not only specified for computer hardware like computers, tabs, और हार्डवेयर के अंदर केबल्स हो सकती हैं, कनेक्टर्स हो सकते हैं, स्विचेस और ब्रिजेस हो सकते हैं. कोई भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो है किसी नेटवर्क का पार्ट है वो हार्डवेयर है, और हर किस्म के हार्डवेयर के लिए जो है कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि जब वो बनाए जाएंगे और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट हार्डवेयर बनाएंगी तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल को फॉलो करके बनाएंगी. इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, दे मस्ट फॉलो सम डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स. राइट. One of the example of software, like we are using a Google Map to locate something. अब वो एप्लीकेशन के जो हमें हेल्प कर रही है लोकेट करने के लिए कोई लोकेशन, ठीक है, और डेफिनेटली मैं इंटरनेट को भी यूज कर रही हूँ अपनी डिवाइस के ऊपर, तो वो जो ऐप है उसको बनाने के लिए भी कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं. तभी जो है मैं किसी और डिवाइस की लोकेशन को, या किसी और वो डिवाइस किसी गाड़ी की भी हो सकती है, किसी और चीज की, किसी और मोबाइल की भी हो सकती है, उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पा रही हूँ. सो जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सिर्फ हार्डवेयर के लिए नहीं है बल्कि एप्लीकेशंस के लिए भी है. कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनके थ्रू लाइक इंस्टाग्राम है जिसके थ्रू हम कोई मैसेज कर रहे होते हैं, या फेसबुक है
वो भी हमें नेटवर्क कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। हम उसके थ्रू कोई ना कोई कमेंट या कोई जो है और पिक्चर या कोई व्यू शेयर कर रहे हैं। तो सो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो फॉर सॉफ्टवेयर. So basically, data communication standards are for effective communication between computers, especially between different types of computers. And what does mean by different types of computers and devices? कि जब भी एक नेटवर्क बनता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर जितने भी नेटवर्क नोड्स हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक ही वेंडर की हो, किसी एक ही ब्रांड या किसी एक ही कंपनी की हो। और ये बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट कंपनी से बनाई हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा नेटवर्क कि जिसमें जो स्विच है वो सिस्को वालों का है या राउटर जो है वो सिस्को वालों का है, लेकिन जो केबल बनाई है वो किसी और कंपनी की है। जो NIC कार्ड है और लेट्स सी IBM ने बनाया है, पर जो एक डिवाइस है वो इंटेल वालों की है, या कंप्यूटर जो इंटेल वालों का है, प्रोसेसर भी इंटेल वालों का है। सो इन अ डेटा कम्युनिकेशन, डिफरेंट डिवाइसेस from different vendors may communicate to each other. So for effective communication and for efficient communication, there must be some standard and rules, and such type of standard and rules are called protocols. और यही पर्पस है इन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का कि ये कम्युनिकेशन को पॉसिबल करें और एफिशिएंट वे में वो कम्युनिकेशन हो, स्पेशली जब डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हों. There are different standard organizations which are involved in developing and publishing different standards, and or जो हैं they are involved to each other, मिलके भी काम कर रहे हैं, they are working at their own as well, और इनमें national और international दोनों organizations हैं, private बॉडीज भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ प्राइवेट रेगुलेशन बॉडीज जो हैं वो मिलके काम कर रही हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. सम ऑफ द फेमस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में ज़्यादा काम कर रही है, देन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI, and one of the most we can say large group which are involved for standardizing rules and regulation is IEEE, stands for Institute of Electrical and Electronics Engineering. One of the standard which is very popular for data communication or for especially for effective data communication from 1970s is OSI model. It stands for Open System Interconnection. OSI stands for Open Systems Interconnection, and it is developed by ISO or International Standards Organization. It is Geneva based standard organization and working on different data communication standards. In 1970s, in 1978, I think ISO started working on a standard model which would help for effective data communication. And then in 1984, they published standard model and named it Open System Interconnection or OSI model. And this is considered logical and reference model for data communication from 1980s to up till now. And it is actually a conceptual or logical model. कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल या रेफरेंस मॉडल होने का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो डिफरेंट डिवाइसेस डेटा कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगी वो इन रूल्स को फॉलो करके बनाई जाएंगी. अब कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें तमाम डिवाइसेस लाइक किसी ऐसी भी होती है जिसमें स्विच नहीं होता है, किसी में गेटवे नहीं होता है, कहीं NIC कार्ड की जगह वायरलेस कार्ड होता है. तो जो भी डिवाइस जिस किस्म की भी डेटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होगी वो इन
स्टैंडर्ड्स को और इस OSI मॉडल को फॉलो करके इम्प्लीमेंट की जाएंगी. सो इट इज एक्चुअली थ्योरेटिकल मॉडल और लॉजिकल मॉडल, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देन डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर की जाएगी. In OSI model, there are actually 7 layers, or we can say 7 steps through which a data will flow. It means कि ऐसा नहीं है कि जो डेटा एक सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग साइड पे जाएगा, सिर्फ एक ही डिवाइस से वो गुजर के जाएगा. वो कंप्यूटर के अंदर भी प्रोसेस हो रहा है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, देन वो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस हो रहा है, और वहां से NIC कार्ड से जब वो निकलता है और केबल के ऊपर या वायरलेस कार्ड से निकलता है, तो मॉडेम के थ्रू जो वो स्प्रेड आउट होता है, और रिसीविंग एंड के ऊपर भी इसी तरह से एक मॉडेम या NIC कार्ड होता है. ठीक है, तो ये तमाम डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट लेवल की हैं. So OSI model has divided the data communication process into different steps, and these steps are actually named as layers of OSI models. There are 7 layers, और ये जरूरी नहीं है कि हर किस्म की कम्युनिकेशन में तमाम लेयर्स को ही इम्प्लीमेंट किया जाए. हम एक प्रैक्टिकल मॉडल भी बाद में स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ 5 लेयर्स जो हैं उनको यूज करके तमाम फंक्शनैलिटीज इम्प्लीमेंट की गई हैं. 7 layers can be named as application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. And same layers will be implemented on receiving side. और अब ये नहीं है कि तमाम लेयर कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हैं या मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है. ये एक्चुअली उस तमाम पाथ के दौरान जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, इंक्लूडिंग केबल्स, कनेक्टर्स, वायरलेस मॉडेम एंड स्विचेस एंड ब्रिजेस, उनके ऊपर जो जो उस डेटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके ऊपर ये डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डिफाइन की गई हैं. यानी इन लेयर्स के थ्रू उन डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी स्पेसिफाई की गई है. So in majority cases, a sending device, sending side can be a receiving side, right? And a receiving side can be a sending side. So both on both sides, these layers perform both the functionality. जो हम discuss करेंगे कि एक application layer की ये functionality, it means कि दोनों side के ऊपर जो है ये functionality implement हो रही होगी. And for effective data communication, इनकी जो implementation है, it is compulsory, and without the implementation of these layers or these specifications, and effective data communication is not possible between sending and receiving device. Right. The first layer is the application layer. Here we have named it layer 7 because it does not matter if we are labeling it layer 1 from sending side and we are labeling layer 7 from receiving side. अब इसमें क्या हो रहा है कि जब एप्लीकेशन डेटा सेंड कर रही है, जब एक कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है और कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क का पार्ट है, तो तब एप्लीकेशन लेयर जो है वो लेयर 1 होगी. But on the receiving side, it will be layer 7. It will be the last layer की जो डेटा को रिसीव कर रही होगी, राइट? ठीक है. और सेंडिंग साइड पे जो है वो फिजिकल लेयर will be the last, but on receiving side the physical layer will be the first one who will pick up the data from the medium, from the communication medium. So you can label it or you can number it layer 7 or either layer 1. Application layer is the first and the topmost layer on the receiving side. And what is the purpose of the application layer is to provide interface for service through which usually we communicate to the network. What is कि actually वो interface और वो या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम एक्चुअली नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं. हमने पढ़ा कि इंटरनेट भी नेटवर्क की एक टाइप है विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क. फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है कि जिसमें हम
एक लैब के अंदर, स्कूल की लैब के अंदर बैठ के दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसको उससे यहाँ फाइल ले सकें या उससे फाइल शेयर कर सकें। तो और इसके अलावा कोई एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है जिसके थ्रू, जैसे ब्राउजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम दूसरे कंप्यूटर्स या सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो स्काइप का सर्वर भी हो सकता है, वो कोई और फेसबुक का सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे होते हैं सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो एक्चुअली हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है ताकि हम किसी नेटवर्क के ऊपर किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके उससे यहाँ सर्विस ले सकें और या हम उसको सर्विस दे सकें। और इस तरह की लेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन लेयर। वी शुड नॉट कंफ्यूज एप्लीकेशन लेयर विद एप्स और विद एप्लीकेशंस लाइक एक्सेल जो एक ऐप है, एमएस वर्ड एक ऐप है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, application layer providing you an interface, an environment through which you will communicate to the internet। जैसे कि मैं फेसबुक को या इंस्टाग्राम को यूज करके उसके इंटरफेस को यूज करके जो है वो डेटा को शेयर कर रही हूँ। इट मीन्स कि इंस्टाग्राम एक पूरी एप्लीकेशन है और उसके अंदर जो उसका एक कंपोनेंट है जो एक्चुअली मुझे कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। Right. The second or other examples of data or application layer, web browsers, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम यूज करके नॉर्मली जैसे इवन हम गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं तो जो जिस इंटरफेस के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम एक कमांड सेंड कर सकते हैं कोई सर्च करने की, तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो हम फाइल्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं या पिक्चर्स ट्रांसफर कर रहे हैं आदर ऑन लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पे भी, इट इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। और जो है वो आपको मैं वेब ब्राउजर्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दे आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एप्लीकेशन लेयर स्टैंडर्ड्स। Layer 2 from sending side and layer 6 from receiving side is the presentation layer, and from sending side it is second layer। presentation layer क्या करती है एक्चुअली, वो डेटा वो इंस्ट्रक्शन जो ये एप्लीकेशन लेयर से लेती है, ठीक है, और जो एप्लीकेशन लेयर को से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या यूजर कम्युनिकेट कर रहा होता है और हम यूजुअली उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम कमांड्स दे रहे होते हैं। लेकिन जो बीच में डिवाइसेस हैं जिन्होंने डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन रीडेबल एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है। सो देयर मस्ट बी अ लेयर और स्टैंडर्ड जो एक्चुअली हमारी उस कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करेगा किसी जेनेरिक फॉर्मेट में, ताकि बाद में जितनी भी बीच में डिवाइसेस या नोड्स आ रही हैं वो उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकें। And this device is known as presentation layer. On sending side, it converts the data into a format, usually bit stream, and which is understandable for remaining all the layers जो उस डेटा को एक्सेप्ट करेंगी। On receiving side अगर हम बात करें जहाँ पे ये लेयर 6 बनती है, तो ये उस डेटा को वापस रीफॉर्मेट करती है उस फॉर्मेट में जिसके लिए यूजर अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि ये उसको वापस रीफॉर्मेट करके यूजर को या एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर देती है, सेंड कर देती है, तो वापस कन्वर्ट करती है उसको उस फॉर्मेट में जो कि यूजर के लिए, जो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकोडिंग and decoding. The second task which is performed by the presentation layer is encryption and decryption। जो डेटा हम सेंड कर रहे होते हैं over the network, it is very important for us। So presentation layer क्या करती है, उसकी encryption कर देती है, उसको कोडवर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करती है, and this is for the security reasons। And on the receiving side, प्रेजेंटेशन लेयर ही क्या करती है
कि उसको डिक्रिप्ट करती है और देन उसको रिफॉर्मेट करके एप्लीकेशन लेयर को दे देती है. So these are two basic tasks which are related to the presentation layer. One is task is actually compression of the data. अगर data size बड़ा हो तो ये उसको compress भी करती है और then receiving side पे वापस उसको decompress कर रही होती है. So these are different tasks which are performed by the प्रेजेंटेशन लेयर. और ये भी सॉफ्टवेयर और ये लेयर भी सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होती है. अभी तक जो है ये हम सॉफ्टवेयर लेवल के स्टैंडर्ड्स और रूल्स की बात कर रहे हैं. द थर्ड लेयर on the sending side and fifth layer on receiving side is session layer. Session layer का काम क्या होता है is to establish and maintain and terminate the session between two computers. यानी वो दो computers जो आपस में communicate कर रहे हैं, उनमें से एक client और एक server भी हो सकता है, ठीक है. और peer to peer में अगर हम देखें तो simple computers भी हो सकते हैं, ठीक है. जैसे सर्वर भी और एट अ टाइम क्लाइंट भी है. और स्पेसिफिकली अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो क्लाइंट सर्वर भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब उनके दरमियान एक सेशन इस्टेब्लिश होता है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा. दिस सेशन इज इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन एंड टर्मिनेटेड बाय द सेशन लेयर. अगर मैं आम लाइफ में आपको एग्जांपल दूं, जब भी दो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन होती है, लाइक हम एग्जांपल में दो प्राइम मिनिस्टर्स from two different countries are communicating to each other and they are अब वो जितना भी उनके दरमियान जो सेशन है जिस दौरान वो कोई कन्वर्सेशन करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, और उस कम्युनिकेशन के दौरान एक बीच में ब्रेक आ सकती है, ठीक है, कोई डिले आ सकता है. और जब वो सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, देयर मस्ट बी अ पार्टी और अ टीम जो एक्चुअली उस सेशन को एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करेगी, उसको मेंटेन भी करेगी जितनी देर जो है वो चल रहा है. और अगर उसमें ब्रेक आ जाती है उसको दोबारा रीस्टैब्लिश यानी दोबारा उसको कंटिन्यू भी करेगी. सो दिस सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट और अनाउंसमेंट्स आर डन बाय द सेशन लेयर. एग्जांपल्स ऑफ the session layer is actually, or we can say basic functionality है कि क्या कर रही होती है. जो हम लॉगिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, इंटरफेस तो हमें प्रोवाइड कर रही है एप्लीकेशन, लेकिन अब यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो जो कंफर्मेशन है इट इज डन बाय द सेशन लेयर, राइट. बिल्कुल ऐसे जब दो प्राइम मिनिस्टर्स ने आपस में मिलना है तो वहां पे कौन बंदा खड़ा हो सकता है, कौन बंदा आ सकता है, जो सिक्योरिटी चेकिंग है, जो उनकी एंट्रेंस है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम की जो सेशन को मेंटेन करी. बिल्कुल इसी तरह से एप्लीकेशन लेयर के अंदर वो स्टैंडर्ड्स और वो प्रोटोकॉल्स जो एक्चुअली सिक्योरिटी और लॉगिंग और सेशन के सक्सेसफुल होने को मेंटेन करेंगे, these standards are the part of session layer. और उसके बाद जब वो सेशन एंड हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, उस सेशन की जो टर्मिनेशन है वो भी जो है वो सेशन लेयर का ही पार्ट है. मीनवाइल अगर डेटा के अंदर कोई पॉज आ जाता है या डेटा ट्रांसफर होना रुक जाता है, चाहे सेंडिंग साइड के कंप्यूटर में कोई इशू आया है या रिसीविंग साइड का जो सर्वर है वो फॉर टाइम बीइंग शट डाउन हुआ है, उसमें कोई इशू आ गया है, तो सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस सेशन को रीस्टैब्लिश करेगा और डेटा वहीं से ट्रांसफर होना शुरू होगा कि जहां से डेटा ट्रांसफर होना रुका था. सो ओवरऑल वो मैनेज कर रही होती है कि डेटा जो है वो जो सेशन के दरमियान ट्रांसफर होना है उसकी मेंटेनेंस. The next layer is transport layer, one of the most important layer. From sending side it is fourth layer and on receiving side it is also a fourth layer, right? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि ये एक्चुअली दो कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रही होती है. जब नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे विच इज नेटवर्क लेयर, उसका काम क्या है, दो नेटवर्क के दरमियान जो है वो सेशन एस्टैब्लिश करती है. ये पॉसिबिलिटी है कि जब कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा
जो है वो शेयर हो रहा है, तो दोनों किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट हो। जैसे मैं अपने स्कूल में जो एक कंप्यूटर को यूज करके जो इंटरनेट पे भी है मेरा वो सारे स्कूल की जो लैब है, उस नेटवर्क में रहते हुए मैं डेटा जो हूँ मैं एक और स्कूल की ब्रांच है मेरे, ठीक है, वहां पे सेंड करूँ किसी एक कंप्यूटर को। इट मीन्स कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, उनके दरमियान जो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, और जितनी देर तक डेटा ट्रांसफर होता है उसको इस्टेब्लिश करना और उसको मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। हम इसलिए इसको कह रहे होते हैं कि ये एंड टू एंड जो कनेक्शन है उसको देख रही होती है। Second responsibility of the transport layer is quality control. Quality control ये कैसे करती है कि ये make sure करती है कि क्या डेटा या जो request है वो receiving side पे पहुंच गया है, and it is done by getting a message or by generating a message towards sending side, which is called acknowledgement message. यानी ये लेयर ये मेक श्योर करती है कि डेटा रिसीविंग साइड पे पहुंच गया है, और ये कैसे मेक श्योर करती है कि एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज जो है वो सेंडर को सेंड करती है कि यस आई गॉट योर मैसेज। और अगर मैसेज रिसीव नहीं होता है, ठीक है, और तब भी ये लेयर अपनी पिछली जो डिवाइस होती है उसके थ्रू सेंडिंग साइड को मैसेज भेजती है कि डेटा सेंड नहीं हुआ है, right? So overall, on sending side, one of the function of transport layer is actually breaking down the whole message or complete message into small manageable units, और ये जिसको हम पैकेट्स भी कहते हैं, राइट? पैकेट्स का वर्ड हम ऑलरेडी टोपोलॉजीज के अंदर सुन रहे हैं कि जो डेटा होता है वो स्मॉल यूनिट्स में ट्रेवल कर रहा होता है, एंड इट इज एक्चुअली फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। क्योंकि ये होता है कि जो बीच में राउटर्स होते हैं उनसे एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं, एक से ज्यादा डिवाइसेस का डेटा जो है वो इधर उधर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, रिसीव और फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अगर तो एक ही लार्ज साइज की एप्लीकेशन का डेटा वो राउटर्स फॉरवर्ड करेंगे तो दूसरी एप्लीकेशंस को या दूसरे डेटा को जो है वेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अ मैकेनिज्म इज मेड that a large size of data is divided into small manageable units, यानी जो उसकी जो number of bits हैं उनको small bits या कहना चाहिए कुछ bits के जो है पैकेट्स बना दिए जाते हैं, and it is done for the efficient transmission. And on receiving side transport layer क्या करती है, इनको वापस रीअसेंबल करती है इन पैकेट्स को। जब सेंडिंग साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज के पैकेट्स बनाती है तो वो एक्चुअली इनको नंबरिंग भी कर देती है, ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताती है कि कौन कौन से पैकेट्स जो है वो सिमिलर हैं। सो इट इज इजी फॉर द रिसीविंग साइड फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर कि वापस उसको जो है राइट ऑर्डर में उन पैकेट्स को इकट्ठा करके एक मैसेज बना दे और देन जो है ये वो एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर दिया जाए, right? On the other hand, if we talk about responsibilities or functionalities of network layer, as the name shows, it will be responsible for establishing, maintaining, and terminating network connections. As I already told you, that if two computers are communicating to each other, there is chance that both are belongs to two different types of networks. अब जो network to network communication है, it is established and maintained by the network layer. और network layer actually एक physical path भी डिसाइड करती है जो दो नेटवर्क के दरमियान होगा, जिसके थ्रू डेटा जो है सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड के ऊपर जाएगा, एक फिजिकल पाथ, एज कंपेयर टू जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एक लॉजिकल पाथ जो है वो बता रही होती है, बिट which will help to connect two computers to each other. Network layer decides a path by assigning addresses, and these addresses are called IP addresses.
आप में से कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा, जब भी हम इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करते हैं किसी सर्वर के साथ, ठीक है, या हम इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, every computer, every device get an address, and this address is called IP address or internet protocol address. Internet protocol is actually standard which are implemented on network layer, और एक्चुअली ये प्रोटोकॉल्स और ये स्टैंडर्ड्स ही एक फिजिकल पाथवे क्रिएट करते हैं बिटवीन टू नेटवर्क्स, और इसको हम राउटिंग भी कहते हैं। यानी जो डेटा नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से लेती है, उसकी जो राउटिंग है, उसके लिए जो बेस्ट पाथवे है, वो नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है। एक नेटवर्क से डेटा निकल के किस पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाएगा, दिस all route or all path is decided by the network layer, और ये लेयर इस पाथ को डिसाइड करती है on the basis of IP address, on assigning destination IP address. Usually routers and gateways are implemented network layer standards, यानी जो network layer के standards हैं वो राउटर्स और गेटवेज के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं, क्योंकि राउटर्स और गेटवेज का ये काम होता है कि वो दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। और हम ऑलरेडी नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि राउटर और गेटवेज क्या करते हैं, दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। राउटर सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि गेटवेज की ये स्पेशलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। और नेटवर्क लेयर ही एक्चुअली जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो हेल्प कर रही होती है इन डिवाइसेस को कि वो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सके बिटवीन टू नेटवर्क्स, आइदर दे आर ऑफ सेम टाइप और आइदर दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। नेक्स्ट लेयर और द सेकंड लास्ट लेयर फ्रॉम सेंडिंग साइड इज डेटा लिंक। सिक्स्थ लेयर from sending side and second layer from the receiving side is data link layer, और DLL जिसको हम shortly कहते हैं। Some of the responsibilities or functions of data link layer are listed down here. One is framing, जो data link layer ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीव करती है। हमने देखा कि जो नेटवर्क लेयर है उसका काम सिर्फ एड्रेस असाइन करना है या एक पाथ डिसाइड करना है, वो पैकेट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करती है, वो सिर्फ उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस की स्टैंप लगाती है या डिसाइड करती है कि ये पैकेट किस पाथ से जाएंगे, और डेफिनेटली वो शॉर्टेस्ट या बेस्ट पाथ होता है जो नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है उन पैकेट्स के लिए। बट बिफोर लीविंग द नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उसके ऊपर नेटवर्क टाइप की एक लेयर चढ़ा देती है जिसको फ्रेमिंग कहा जाता है, ताकि रिसीविंग साइड की जब डेटा लिंक लेयर उसको रिसीव करे तो उसको पता चल जाए कि ये जो डेटा पैकेट्स हैं ये किस टाइप के नेटवर्क से मेरे पास आए हैं, क्योंकि हमने कहा कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो एक लेयर जो एक्चुअली नेटवर्क की टाइप बता रही होती है, इट इज the packets are covered with that layer and वो standards उसके ऊपर implement हो जाते हैं, and this process is called framing, right? और ये actually header and trailer कहलाते हैं, जो receiving side को ये help करते हैं बताने में कि ये डेटा किस किस्म के नेटवर्क से आया है। पेलोड यहाँ पे डेट का मतलब है डेटा या पैकेट्स, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। Second function of data link layer is error control. Error control actually receiving side के ऊपर जब receive होते हैं पैकेट्स उधर implement होता है। जब फ्रेम चढ़ाती है data link layer on the sending side, तो receiving side जो है वो चेक करती है कि जो header and trailer लगाए हैं sending side ने वो डिफरेंट पैकेट्स के ऊपर लगाए हैं, तो वो उनको मैच कर करके इकट्ठा करती जाती है, और वो उसको हेल्प करती है कि वो एक ही नेटवर्क के और एक ही डेस्टिनेशन के जो पैकेट्स हैं उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट लेयर को दे सके, ताकि उन पैकेट्स को दोबारा कंबाइन करके संभल करके मैसेज बना के
एप्लीकेशन लेयर को दे दे। सो दिस हेल्प फॉर एरर कंट्रोल के इसकी वजह से डेटा के अंदर कोई एरर नहीं आता है। The next and the most important task that is performed by the data link layer is multi-access control. Multi-access control का क्या मतलब है कि हम कह रहे हैं कि एक नेटवर्क है, एक राउटर है या एक केबल है जिसके साथ एक से ज्यादा कंप्यूटर्स अटैच हुए हो सकते हैं, इससे ज्यादा डिवाइसेस अटैच हुई होती हैं और एट द सेम टाइम डेटा सेंड कर सकती हैं, जिसकी वजह से कोलिजन की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो सकती है। So it is a responsibility of data link layer standards कि वो ये make sure करें कि डेटा आपस में कोलाइड ना हो, and it is done by implementing the mechanism CSMA collision carrier sense multiple access collision detection. Carrier means वो डिवाइस जो डेटा को कैरी कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली वायर है जो नेक्स्ट लेवल के ऊपर डेटा को कैरी करेगी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एट द सेम टाइम दो डिवाइसेस जो हैं वो डेटा उसके ऊपर पुट कर दें? तो इस चीज को डेटा लिंक लेयर देखती है और अगर ऐसा वो सेंस करती है इस चीज को और देन उस कोलिजन से बचने के लिए वो जो है वो स्टॉप कर देती है फ्रेम्स को फिजिकल मीडियम को ट्रांसफर करने को, जो नेक्स्ट लेयर है उसको, ये जो फिजिकल मीडियम है जिसके ऊपर एक्चुअली फ्रेम्स ने ट्रैवल करना है, जब सेंडिंग साइड की डेटा लिंक लेयर देखती है कि ऑलरेडी इस लिंक को कोई यूज कर रहा है और इसी तरफ डेटा आ रहा है, तो एक्चुअली इसको फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम उन फ्रेम्स को रोक देती है। और जब फ्रेम्स रिसीव हो जाते हैं या वो मीडियम एम्प्टी हो जाता है तो तब डेटा लिंक लेयर सेंडिंग साइड से फ्रेम्स को जो है वो फिजिकल मीडियम पे फ्लो करने के लिए उनको दे देती है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी एक्सेस मैकेनिज्म, ताकि जो है वो कोलिजन अकर ना हो। Switches are usually work for data link layer, or we can say that data link layer standards are implemented on switches, क्योंकि switches जो हैं वो actually within LAN या cables के साथ directly connected होते हैं और physical medium के साथ connected होते हैं. So these standards are usually implemented on switches. The last layer from sending side and the first layer from receiving side is physical layer. Physical layer defines the standards for physical mediums and or physical devices. It may contain cables, connectors, ठीक है, different connectors जो cables के end पे लगे हुए होते हैं, switches, bridges, gateways की पोर्ट्स जो होती हैं जिनके अंदर ये कनेक्टर्स लगते हैं, ठीक है, या हम कहना चाहिए जो फिजिकल मीडियम है जो एक्चुअली डेटा को कैरी करेगा और जहां जहां वो कनेक्ट होगा, ठीक है, मॉडेम्स हो सकते हैं, एनआईसी कार्ड हो सकता है जिसके अंदर जो है हमारी डेटा केबल हम लगाते हैं। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह के जो डिवाइसेस हैं, इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिजिकल लेयर जो है वो उसके फिजिकल लेयर के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। Some of the tasks or responsibilities which are performed by the physical layer, one are here listed down here. One is defining bits. अब हम कहाँ पे आ गए हैं कि अब डेटा जो है फिजिकल मीडियम के ऊपर ट्रेवल करना है. So it is a responsibility of physical layer that it will decide that how bits will be represented into analog signals. हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जो सिग्नल्स कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जबकि वायर्स के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है या वायरलेस मीडियम के थ्रू मोस्टली डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो एनालॉग फॉर्म में हो रहा होता है. वायरलेस मीडियम में रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, और आपकी जो वायर है उसमें फाइबर ऑप्टिक्स के अलावा बाकी सब में एनालॉग फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है. सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ physical layer that it will decide the representation of bits into analog signals. Second, it will also
define the speed. In your different cables, your different speeds दे रही हैं, these are actually the responsibility of, as they are implemented using the physical layer standard. अब physical layer ये बता दी, अगर आप कोएक्सियल केबल को यूज करके या आप कॉपर वायर को यूज करके क्वेज़मीन वायर यूज करके कोई एक मीडियम बनाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, और अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करके मीडियम बनाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी. सो इट इज डिसाइडेड बाय द फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट task or responsibility of the physical layer is a synchronization, that it will be responsible for synchronization meanwhile the data is being transferred between between sender and the receiver. One of the other tasks of physical layer is deciding the mode. मोड हमने पढ़े थे जो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स हैं, वो भी डिसाइड करना फिजिकल लेयर, उसकी जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना वो फिजिकल लेयर का काम है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी किस्म, कौन सी दो डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है. मोड्स हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं. यूजुअली केबल्स और रिपीटर्स विच आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स एंड कनेक्टर्स are used standards of the physical layer. So that's all from today's lecture. I hope you have understand the concept of OSI model, which is implemented in different layers, and these layers and each layer perform its own functionality, and these layers include application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. So what you have to do, you have to read the content and underline important points, and then you will search a method through which you can remember the names of the layer in sequence. आप नेट पे अगर सर्च करो तो आपको एक कोटेशन मिलेगी जिसको यूज करके आप इन लेयर्स को सीक्वेंस में याद कर सकते हो, और आपको इनको सीक्वेंस में अगर लिस्ट डाउन करना पड़ता है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. Then you have to write down the purpose of OSI model, and you will have to draw all the 7 layers in sequence. Then you will have to prepare a presentation, and in this presentation you will list 3 basic features of each layer with picture illustration. Some of the students are complaining or having excuse that they do not have laptop or computer. So what they can do, they can share pictures of different layers, and these layers and these pictures will showing or defining the functions of their responsibilities in OSI model. So what you can do, either you can make a presentation defining the functionalities of the layers, or otherwise you find some pictures और एक पिक्चर के अंदर एक ही लेयर की जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन हुई होगी. इवन यू कैन राइट टेक्स्ट ऑन दीज पिक्चर्स. अगर उसके अंदर एक ही फंक्शनैलिटी लिखी हुई है तो ये पॉसिबल है कि आप उन पिक्चर्स के ऊपर खुद जो है वो शॉर्ट फ्रेजेस की फॉर्म में उस लेयर की फंक्शनैलिटी लिख लें. You have time till Monday to submit this presentation, so work hard and make it best from your side. Thank you so much, first year class. We will do next topics on in your Monday lecture.